Okay. So, doctors, we need to start class 12 first unit, that is reproduction, in which two parts are there. One is human reproduction and one is reproduction in flowering plants. But before that, there is a common chapter known as reproduction in organisms. So overall unit हम चार पार्ट्स में पढ़ेंगे. पहला एक कॉमन पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, दैट विल बी बेस्ड ऑन asexual mode, sexual mode, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, व्हाटएवर इट इज, है ना. मैंने क्यों असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव को अलग रखा वो भी अभी आपको बता दूंगा, है ना. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसीडर वेजिटेटिव मतलब असेक्सुअल, बट वो कैसे उससे अलग है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा. परफेक्ट. सो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे असेक्सुअल, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सेकंड हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें तमाम स्टेजेस, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज, आफ्टर प्यूबर्टी, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के बनने से लेकर, ट्रांसफर से लेकर, फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट. एंड फिर थर्ड पार्ट अपना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. प्लांट्स के केस में भी हम लोग गैमेट बनने से लेकर, गैमेट के ट्रांसफर इन पॉलिनेशन से लेकर, जर्मिनेशन से लेकर, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो सीड, सीड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऑल दिस फैक्ट्स. एंड लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन विच ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेवेंट चीजें हैं, जिसमें दो ही एस्पेक्ट हमें देखना. पहला एस्पेक्ट हमें ये देखना है जहां पर इनफर्टाइल कपल्स हैं तो उनको कैसे फर्टिलिटी सपोर्टेड टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, दैट इज कॉल्ड एज ARTs. और एक हमें देखना है कि यदि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन. दोनों में कुछ लीगल इश्यूज वो हमें उस पार्ट में. तो पहला हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर उसके कंटेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड देन वी विल स्विच टू रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. परफेक्ट. आई होप आई एम ऑडिबल. यस सर. चलिए, तो जहां तक बात है बच्चों चैप्टर की रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, स्टिक टू एनसीईआरटी हम लोग चलने वाले हैं. उस एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, राइट. सर दर्शिता को इन कर लीजिए ना. अब इन है बेटा. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, राइट. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमें प्लांट्स, एनिमल, इररिस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखना है, राइट. तो इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप सभी लोगों को लिखना है टर्मिनोलॉजी. मानसी, चैतन्य, शुभम, एम ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस सर. ओके, फाइन. टर्मिनोलॉजी लिखते हैं बच्चों पहले. तो जो टर्मिनोलॉजी हमें लिखनी है उसमें हम लिखते हैं नंबर 1 रिप्रोडक्शन. आप एक एक सेंटेंस के लिए जगह छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं डिक्टेट करूंगा आपको सिंपल. देन क्लोन वर्सेस रेमेट, राइट. Then gamete, meiosis, mitosis, then asexual, then vegetative, then mitosis, then meiosis, then gamete, वर्ड्स आपको लिखने, राइट. मैं आपको डिक्टेट करूंगा, बताऊंगा, तब आपको उसको लिखना भी. ओके. आफ्टर दैट पार्थेनोजेनेसिस, लाइफस्पैन, पार्थेनोजेनेसिस, लाइफस्पैन, then juvenile, then puberty, वो कपड़ा जो स्कूल का रखो नहीं, वो वाला मेरा सर बांधने से फट वो वाला कपड़ा दो.
सदीप आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो रिमूव कर दीजिए, मैं रिमूव कर दूं आपको। सॉरी सर। इतना तो ध्यान लॉजिकली तुम लोग इतना सेंसिटिविटी रखना, जब कौन सा कपड़ा धोने डालना है और कौन सा पहनना है वो तुम घर पे देखो, हाँ क्यों सुना रहे। प्यूबर्टी, aging, that we can call senescence. Aging is a process. Senescence, death. ऐसे कुछ टर्म्स पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट। 12 आर देयर? अमृता, आयुष, अथर्व, सर। चैतन्य, चैतन्य देवरे, दर्शिता, देवकी, दिशा। यस सर। सबसे पहले जहां तक रिप्रोडक्शन की बात है तो उस रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन ही अपने आप में एक डिफाइनिंग वर्ड है। रिप्रोडक्शन, यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा और प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज रिप्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। सो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज व्हाट? इफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसिंग एज दे आर, वो जैसे हैं वैसे ही और प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। परफेक्ट। ये आपको लिखना है, अभी नहीं, पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे, मैं समय दूंगा। दूसरा वर्ड है उसमें क्लोन एंड रेमेट। यदि मैं बात करूं आपसे कि हम सेक्सुअल मोड में या असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो वो जितनी भी अपनी कॉपीज बना रहा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई सोमेटिक वेरिएशंस ना आ रहे हो। तो यदि कोई सोमेटिक वेरिएशंस की गुंजाइश ना हो तो एक असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कई सालों तक वैसी ही स्पीशीज, वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाता रहेगा जैसा वो था। मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अमीबा, यदि अमीबा में कोई सोमेटिक वेरिएशंस की गुंजाइश कहीं पर नहीं है तो अमीबा कई कई जनरेशंस तक वैसा ही अमीबा बनाएगा जैसा वो पहले था। और इसीलिए शायद ऐसे कई सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, दोज हु आर रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली, उन्हें कहा जाता है कि ये इमॉर्टल होते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर वाइज इमॉर्टल होते हैं। वो अमीबा अपने ही जैसे कई सारे अमीबा बना देता है, तो वो कैरेक्टर वाइज तो इमॉर्टल हुआ, दैट विल सर्वाइव फॉर जनरेशन टू जनरेशन एंड सो मेनी इयर्स। सो ऐसे तमाम कॉपीज, दोज आर नॉट लुक्स लाइक एज देयर पेरेंट्स, इनफैक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी उनका वैसा ही हो जैसे पेरेंट्स का था, तो उसे हम कहते हैं क्लोन। क्लोन के लिए कंडीशन एक बहुत जरूरी है कि इट शुड बी यूनिपैरेंटल। क्लोन के लिए कंपलसरी कंडीशन है दैट इट शुड बी यूनिपैरेंटल, बिकॉज बच्चों जहां भी कहीं पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, डॉक्टर कुलकर्णी, आर यू देयर? Yes, sir. Perfect. So what I mean कि जहां भी, wherever two parents are involved, that means two parents if are involving, then 50% from one parent and 50% from another parent. Definitely उस condition में जो progenies होगी, that will be the combination of two, and that can never ever be clone. So clone के लिए compulsory condition क्या हुई? It should be uniparental. Perfect. दो definitions मैंने आपको बता दी. What is ramete? क्लोन और रैमेट में कोई बहुत फर्क नहीं है दोस्तों। क्लोन is a bulk amount, massive amount. If I am having a original paper and I am taking its Xerox, मैं उसकी Xerox लेता जा रहा हूं तो मैंने एक या दो Xerox ली तो मैं उसे कहता हूं रैमेट। Not in case of Xerox, I am just giving you an example. बट उसकी मैं 1000, 2000, 10,000 कॉपीज निकालता हूं तो उससे मैं कहता हूं क्लोन, यानी मासिव या बल्कि रैमेट जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लोन। परफेक्ट। तो कुछ नहीं है, कुछ नंबर्स का फर्क है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो दैट इट शुड बी कॉल्ड एज क्लोन, क्योंकि क्लोन एक या दो नहीं बनाया था, क्लोन के लिए बहुत सारी चीजें बनाई जाती। परफेक्ट। सो मैं समझता हूँ रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ। दोस द ऑर्गेनिजम्स इफ दे आर प्रोड्यूसिंग एज दे आर, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्लोन एंड रैमेट यूनिपेरेंटल होना जरूरी है, एंड नॉट ओनली लुक्स लाइक, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो सेम। इफ इट इज इन मैसिव अमाउंट इट इज क्लोन, if it is number 1 or 2 or 3 or 4, like these are the rametes. Perfect. So the next definition is asexual, vegetative, sexual कहीं लिखा ही नहीं है, no. Asexual mode of reproduction
asexual mode of reproduction, that means what? If, ध्यान से सुनेगा, if no sex cells are involved, if no sex cells are involved, rather मुझे ऐसा भी आपको कह देना चाहिए कि शायद if sex cells are involved but not getting fused and fertilized, then even it is asexual. Try to understand. There are two basic mode of reproduction. One is sexual mode of reproduction and one is asexual mode of reproduction. सीधा सीधा difference तो है कि either in sexual mode of reproduction sex cells are involved. अब sex cells मतलब sperm and ovum. If sex cells are involved, then it is sexual. Very simple. And if sex cells are not involved, then it is asexual. But sometimes what happens? Those sex cells are involved, but they do not fertilize. Then even it is a special mode of asexual reproduction. So that special type of mode of asexual reproduction is what? Parthenogenesis. Partheno means होता है without marriage, so called as virgin, and genesis, जन्म लिया हुआ, virgin से जन्म लिया हुआ, which is practically not possible if we apply it on human beings. है ना? Before marriages, we are not expecting to deliver a baby. But in case of plants and some organisms like honeybees, there may be parthenogenesis or parthenocardia. So मैंने क्या बताया आपको? If sex cells are involved, like sperm and ovum are involved, no problem. If they are fertilizing too, then it is definitely sexual reproduction because gamete cells are involved and also fertilizing. But if sex cells are involved but not fertilizing, then even it should be considered, because if sex cells are involved तो पूरा asexual बचा नहीं और fertilize हो नहीं रहा तो sexual होगा नहीं, तो इनके बीच के स्टेट अपन ने बता दी, that is parthenogenesis. Perfect. तो partheno means virgin and genesis मतलब जन्म लिया हुआ, that born from the virgin, that is called parthenogenesis. तो sex cells यानी gamete involved तो है but fertilize नहीं हो, तो हमेशा parthenoid haploid होते हैं. क्यों haploid होते हैं दोस्तों? Anyone? Why it should be haploid? Anyone? Simple logic here. Anyone tell me? Tell me. Anyone tell me? सर क्योंकि n फ्यूज होके 2n नहीं बनता है, सिर्फ n ही रहता है. Because parthenogenesis मैंने आपसे कहा कि they are developing or producing from a gamete or a sex cells, either sperm or ova. तो यदि मैं आपसे कहूं कि वो sperm और ova वाली बात है, यानी वो haploid number of chromosome हुए n और उसी n से डेवलप हो जा रहा है, तो पूरा इंडिविजुअल ही haploid होगा. तो parthenogenesis में बनने वाले parthenoid haploid होते हैं, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा. तो first term is very much clear. If their organisms are producing as they are, clone, they are the massive ramets. Ramet, the single copy or 2-3 copies. Uniparental होना जरूरी है. Asexual mode of reproduction. If sex cells are not involved and not fertilizing too, then it is asexual. Vegetative. If sex cells are not at all involved, if reproduction is performed by vegetative part, in terms of plants, because in case of animals तो ये practically बहुत applicable नहीं, but हम apply करेंगे. Like hydra की bird होती है, वो vegetative part, उससे develop यदि हो जाता तो vegetative type. But vegetative word is basically used for plant word. तो plant के case में एक leaf, root, shoot, not modified shoot, that is flower. तो ऐसा किसी देश से develop हो जा रहा है कोई plant, तो that is what? Vegetative type of reproduction, because even sex cells are not involved. Flower का कोई part उसमें involved नहीं, ना एंथर, ना pollen, ना स्टिग्मा, ना कुछ. So leaf यदि आपने डाल दी कहीं पर, leaf से एक plant यदि develop हो जा रहा है, like in case of bryophyllum, leaf आप डाल दीजिए, वो leaf के margin से plant नया निकलने लगता है. Then it is what? Vegetative type of reproduction. Perfect. मतलब अब बिल्कुल clear हो गया. इसमें sex cells involved हो सकती है, लेकिन fertilize नहीं होगी. इसमें sex cell involved ही नहीं. Perfect. Mitosis, meiosis, everyone knows. मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं. If number of gametes remain same, if number of gametes remain same from parents to progeny, then it is what? Mitosis. Then it is what? Mitosis. If different,
means remain half, then it is what? Meiosis. Perfect. If parent cell having the same number of chromosome, daughter cell have the same number of chromosome as the parent has, then it is mitosis. If the number of chromosome in the daughter cells remain half of their parental cell, it is what? Meiosis. Perfect. Gamete always haploid. Gamete तक का सारा लिख लीजिए. Gamete तक का लिखने के लिए 5 मिनट का समय दे रहा हूं. जो डेफिनेशन आपसे ना बने मुझे बताइए, then I'll start parthenogenesis. Write it. Write it now. Randomly पूछूंगा अभी आपसे. ओके, लिख लिया दोस्तों? सर हाँ बोलिए. सर पार्थिनोजेनेसिस में मियोसिस वगैरह होता है क्या? पार्थिनोजेनेसिस के लिए मियोसिस की जरूरत नहीं ना बेटा, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस होने के लिए पहले मियोसिस होना जरूरी ना, तब तो पार्थिनोड बनेगा. डॉक्टर खेड़कर. तो फिर सर पार्थिनोजेनेसिस को प्लांट वाला पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं क्या? पैरासेक्सुअल बोलने की जरूरत नहीं. पैरासेक्सुअल एक्चुअली उनमें होता है जिनमें सेक्सुअल मोड ही नहीं होता, उनमें पैरासेक्सुअल होता है. तो सर प्लांट्स में सेक्सुअल है इसलिए वो पैरासेक्सुअल नहीं है, एक ही रीजन है क्या उसका? जोर से डॉक्टर खेड़कर क्या बोले? तो फिर वो पार्थिनोजेनेसिस है क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल भी होता है और उनमें सेक्सुअल है इसलिए उनको नहीं बोलते क्या ऐसा? नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन एट ऑल. डोंट बोलिए. सर जान दो, बाद में देख लेते हैं. मैं समझता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा गैमीट तक. लेट अस स्टार्ट विद पार्थिनोजेनेसिस. उसके पहले लाइफ स्पैन, जुवेनाइल और ये फेजेस में बताऊं. लाइफ स्पैन होता है बच्चों वो पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ. सिंपल है, लाइफ स्पैन बिटवीन बर्थ टू डेथ. अब लाइफ स्पैन किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए क्योंकि एनसीईआरटी में है. लाइफ स्पैन किस पर डिपेंड करता है? क्योंकि एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स दी हैं. क्या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी से डिसाइड होगा? मतलब मोर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मोर विल बी द लाइफ स्पैन? नो. More will be the simple organic body design, more will be the lifespan? No. मतलब based on their size and complexity, you cannot determine or you cannot judge what will be the lifespan. तो फिर किस पे डिपेंड करता है यार? एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया गया. उनकी हैबिटाट कैसी है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, मतलब बॉडी फिजियोलॉजी कैसा है, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी कैसी है, इन सब पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है. परफेक्ट. लाइफ स्पैन मतलब यदि मैं आपसे कहूं, जैसा कि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले ही पेज पर, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज. द साइज ऑफ द क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, yet the lifespan shows a wide difference. A mango tree has much shorter lifespan as compared to a peepal tree. मैंगो ट्री की बहुत कम है एज एज कंपेयर टू पीपल ट्री, जो कई कई सालों तक जिंदा है. मतलब ऑल डिपेंड्स कि वो समरीज कि उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता. पेज नंबर 5 पर दिया गया है, the organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. वो कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है और कितना सरवाइव करेगा, ये सब डिपेंड करता है उसकी बॉडी फिजियोलॉजी, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर वो सेल जिसका बर्थ हुआ है उसका अपना एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मशीनरी है, और उसके बाद उसको डिसाइड होता है कि ये कब एक्सप्रेस होना रुक जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. परफेक्ट. सो ऑल इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मशीनरी. परफेक्ट. वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, असेक्सुअल करेगा कि सेक्सुअल करेगा, ये भी डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, जैसा कि साइंटिस्ट लिखा है. एक्सटर्नल क्यों? Because there are so many organisms, those who can reproduce both asexually and sexually. Then the question is, when they will perform a sexual reproduction and when they will perform sexual reproduction, who will decide and who will determine? The external factors, the external conditions. If conditions are favorable, Chaitanya, Shubham, Gargi, if conditions are favorable,
then what type of reproduction? Asexual. Asexual. Conditions are Then- favorable, then asexual. If conditions are unfavorable, then what? Sexual. Sexual. इसका कारण भी कोई बता दे अपूर्वा मैडम, why unfavorable and sexual? अपूर्वा मैडम, सर जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है हाँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है ना, इसलिए वो सेक्सुअल कर लेता है ताकि जब तक आ जाएगा उसका गैमेट तब तक फेवरेबल कंडीशंस आ चुकी होंगी। परफेक्ट परफेक्ट डॉक्टर खेड़कर, क्योंकि बच्चों जो 12th से वो ध्यान रखें, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो कोई ऐसा रिप्रोडक्शन मोड को अडॉप्ट करना ज्यादा अच्छा ना, जिसमें समय लगता हो। पहले गैमीट बनेगा, फिर गैमीट डेवलप होंगे, फिर मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, फिर वो फर्टिलाइज होगा, फिर गेस्टेशन पीरियड होगा और फिर जन्म होगा। तो इतने समय में तो कंडीशंस फेवरेबल भी हो सकती हैं। सो जब भी सरवाइव करने में ही तकलीफ जा रही हो तो स्विच कर लिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब कंडीशंस फेवरेबल हो, न्यूट्रिशन भरपूर अवेलेबल हो, फूड भरपूर अवेलेबल हो, so why not one can go for fast reproduction? Since resources are available, तो organisms ये सोचता है कि we should fast reproduce so that our organisms, our population will increase and at least population will not be eliminated. खत्म नहीं होगी generations, right? So favorable, asexual, unfavorable, sexual. 12th, you got the concept? Krishna, Atharv, Amol, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Aditi, Atharv. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. मैंने आपसे लाइफ स्पैन बता दिया, द पीरियड और द फेज बिटवीन लाइफ बिटवीन बर्थ टू डेथ, प्यूबरिटी। अब पूरे लाइफ स्पैन को यदि आप मुझसे डिवाइड करवाना चाहें फेजेस वाइज, तो फर्स्ट फेज होती है जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब बिफोर प्यूबरिटी। इन केस ऑफ प्लांट्स बिफोर फ्लावरिंग, इन केस ऑफ फीमेल्स बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन केस ऑफ मेल बिफोर स्पर्म प्रोडक्शन, and in case of plants before anther formation या before pollen formation। तो ये सारी फेजेस जब तक कि प्लांट्स में फ्लावरिंग ना हुई हो और जब तक कि मेल फीमेल में सेक्स सेल्स नहीं बनने लगी हो, तब तक उस फेज को हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल फेज। प्लांट्स के केस में उसे जुवेनाइल ना कहते, उसे वेजिटेटिव कह दिया जाता है। प्लांट के केस में उसे जुवेनाइल कह दिया जाता है और एनिमल के केस में उसे जुवेनाइल कह देता है, प्लांट्स के केस में उसे वेजिटेटिव कह दिया जाता है, राइट? सो लेट मी वेरी क्लियर कि ये वो फेज है जहां पर प्यूबरिटी आने के पहले का पार्ट। सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। वन विल बी जुवेनाइल फेज, वन विल बी प्यूबरिटी फेज एंड वन विल बी सेनेसेंट फेज। एजिंग तो वो प्रोसेस है, एजिंग इज दैट प्रोसेस। फर्स्ट फेज बिफोर प्यूबरिटी इज व्हाट? जुवेनाइल in case of animals and vegetative in case of plants. Puberty, when plants start producing flowers, and in case of humans start producing gametes. And senescence is that stage where aging is in process. Aging is in process और puberty के बाद यानी adult के बाद की stage that is senescence. After that it should be considered as a death. Perfect. तो ये phases मैंने आपको लाइफस्टाइल की phases बताई। पार्थेनोजेनेसिस को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अभी आने वाले कुछ पेजेस पे इसको डिटेल पढ़ने को मिल भी जाए। पार्थेनोजेनेसिस, आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली पार्थेनोजेनेसिस। मैं से ये भी नहीं कह सकता बच्चों कि ये असेक्सुअल है, एंड आई शुड नॉट से कि वो सेक्सुअल। परफेक्ट। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। लिख रहे हैं मेरे साथ? सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व but not fused or fertilized. Not fused or fertilized. Perfect. So, ऐसे कैसे possible? In case of honeybee, example 2n, it is honeybee. In case of honeybee, this 2n is always a female. This 2n is always female. हनीबी के केस में यदि वो डिप्लॉयड है तो वो फीमेल ही है।
यदि वो डिप्लॉयड है तो वो फीमेल ही है, कुछ और हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन यदि वो फीमेल है तो वो दो टाइप की फीमेल हो सकती है, या तो वो क्वीन होगी या तो वो वर्कर्स होंगे, या तो वो क्वीन होगी या तो वो वर्कर्स होंगे। बट इफ क्वीन, बिकॉज both are twin, but the difference is it is sexually differentiated. Yes, कह रहे हैं sir, how we can consider that the puberty occurs in male because in females when okay. Yes, इतना चैट बॉक्स में लिखने की वजह वैसे ही पूछ लेता बच्चे. In case of male, secondary sexual character if start developing. Secondary sexual characters means secondary sexual character means what I'm saying. Libido. Due to hormonal changes at the stage of puberty, there will be some appearance of secondary sexual characters like दाढ़ी मूंछों का आ जाना, broadening of shoulders, change in the pitch of the sound. These are the secondary accessory sexual characters. Yes, doctor, got my point? Same time, Yes, sir. perfect. So all those characters are considered the onset of the puberty in males. Okay, fine. Coming to the point, in case of honeybees, the females are deployed without any exception. Queens are deployed, workers are deployed, queens are deployed, workers are deployed. If queens and workers both are deployed, what is the difference? That queen is sexually differentiated. Sexually differentiated, which is workers cannot. No sexual differentiation. No sexual differentiation. Got the point? Okay. Neeraj, I'm in class. So sexually differentiated queen can produce what? Will undergo meiosis. Will undergo meiosis. If it undergoes meiosis, then what one can expect? Meiosis will produce haploid cells, n number of cells. So this will be a haploid cell. The content will be haploid. If this content is haploid, and this, because this is the female gamete, no? This is the female gamete. So if this female gamete reproduce as or develop as N in male, then it is known as, this process is known as parthenogenesis, or this is parthenode. Without any fertilization, without any fusion, this N female develop as N male. This process is known as parthenogenesis, in which, since only one parent is involved, so we can say uniparental. But in case of workers, या तो sexual differentiation है ही नहीं, so ये क्या हुआ? Infertile. But what this female can do? If this male undergoes gamete formation mitotically, or this male fertilized with this female, then it will produce what? 2N. If it is 2N, then it is again what? Female. And if it is female, again what? There are two options. Either queen or workers. Sexually differentiate, then queen. If not, then worker. It's very simple. Therefore, in case of parthenoid, एक statement दिया जाता है. Rashi madam, what is that statement? Rashi madam, what is that statement? Anyone? It has no father don't but have grandfather. But grandfather. Honeybees don't have father. Honeybees don't have father, but have grandfather. father. क्यों ऐसा मैंने लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए honeybees का ड्रोन लिख देता हूं. नेल को क्या कहते हैं अपन? ड्रोन. Nails are called as drones. तो honeybees के केस में नहीं, drones. Drone honeybee. Drone honeybee है ना? स्पेसिफाई कर देता हूं ताकि गड़बड़ नहीं. Drone honeybees don't have father,
बट हैव ग्रैंडफादर। यहाँ पर देख लीजिए आप, चार्ट पर आपको दिख रहा है, ये ड्रोन्स हैं, इनके फादर नहीं दिखेंगे, इनके फादर नहीं दिखेंगे, लेकिन इसके ग्रैंडफादर जरूर होंगे, क्योंकि यदि फीमेल बनी है तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन से ही बनी होगी दोस्तों, और वो यदि फर्टिलाइजेशन से बनी होगी तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा। इसीलिए कहते हैं पार्थिनो डजंट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर। अथर्व गांगुर्डे, समझ में आया क्या? सर बट उनका फर्टिलाइजेशन तो हुआ है। ये हनीबीज का। हाँ, तो हाँ तो सर उनको फादर भी हो गए ना। गांगुर्डे Because साहब of क्या ही करते हैं? इसके फादर कहाँ है बताओ? पर सर मदर और फादर जब आएंगे तभी तो। वही तो समझा रहा हूँ मेरे भाई, इसके फादर बताना कहाँ पर है अथर्व? अरे यस और नो तो बोलो भैया। सॉरी सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नहीं समझा कि नहीं समझा? नो सर। ओ, चलो एक दो से और पूछ लेते हैं। दर्शिता मैडम, नहीं, चलिए कोई बात। दिस इज 2n फीमेल। अथर्व गांगुर्डे, अग्री? यस सर। It will meiotically form the gamete. Agree? यस सर। ऐसी कोई एक और हनी भी होगी, उसका भी गैमीट बना होगा। Agree? यस सर। If this end or this end without fertilization develops as an individual, then it will be haploid. Agree? यस सर। ये haploid organism यदि है तो ये कौन होगा? केवल मेल होगा। अथर्व, agree? यस 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 सर। यहाँ तक बहुत बढ़िया बात हो गई, ये एन की तरह डेवलप होगी। अब क्या करते हैं, ये जो था ये एक गैमीट था, लेकिन गैमीट कैसा था? फीमेल। फीमेल गैमेट। परफेक्ट। यस सर। परफेक्ट। चलिए अब क्या करते हैं हम, ये एन फीमेल गैमेट और ये एन मेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट नहीं, एन इंडिविजुअल मेल चलेगा? अरे ये एन इंडिविजुअल है अथर्व। यस सर। मेल एंड दिस इज फीमेल गैमेट। तो इस मेल से मैं क्या करता हूं, माइटोटिकली ये गैमीट बनवाते हैं। तो माइटोसिस करेगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। परफेक्ट। यस सर। और ये फीमेल गैमेट है ही। परफेक्ट। यस सर। अब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करा दें। यस सर। हो गया तो क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। अरे फीमेल गैमेट नहीं, फीमेल, कभी भी 2n गैमीट नहीं होता दोस्त, 2n इंडिविजुअल होता है और n गैमीट होता है। ओके ओके सर। तो ये फीमेल बनी। यस सर। ओके, इसके फादर हैं? अरे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इसके फादर हैं? यार, अरे ये है इसके फादर और ये है इसकी मदर। अमृता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सिंपल है यार। अथर्व क्या ही कर रहा है? अथर्व गांगुर्डे, यस सर। ये इसके फादर और ये इसकी मदर हुई। यस। तो फीमेल हैव बोथ फादर एंड मदर। यस सर। इसके फादर बता दो मुझे बस।
नहीं है उसके फादर। लेकिन इसके ग्रैंडफादर तो होंगे ही ना, यस सर। क्योंकि जब ये फीमेल गैमेट बनाएगी फिर से, और ये यदि डेवलप हो गया एज एन इंडिविजुअल मेल, तो इसके ग्रैंडफादर तो है, यस सर। बट इसके फादर नहीं है ना, क्योंकि ये तो फीमेल गैमेट है। Anyone raise your hand if you do not understand the concept? Repeater batch, understood? Yes, sir. Yes. Perfect. Mansi, Yes, sir. perfect. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए मानसी, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, बट स्पेसिफिकली लिखिए ड्रोन, or we should say Parthenode. Parthenode doesn't have father but have grandfather. Please note. Sir, हाँ बोलिए। I had a doubt that when the queen bee produces the parthenode, then does it have both of the gametes, that is male and female? Not getting your question. Means when the Tell me your question. I was asking that how the female produces the male when it has only female gametes. So how it produces That's a the male? question you are asking कि ये कैसे फीमेल ने मेल बना दिया, ये फीमेल ने मेल बना, that's it, is it? Yes. This is gamete, my dear. This is gamete. This is not individual. This is a gamete. हम लोग मेल हैं शौनक, Yes. हैं? We are produced from female. Yes. शौनक, Yes, sir. my dear, all the characters. Simple सा concept था, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ के रखिए आप लोग। इतने basic questions आप पूछ रहे हैं in the class of 12. The basic concept is we both male and female have all the genes, all the character, except the difference of one chromosome, that is X and Y. That's it. Rest all characters females have, all characters males have. Every birth is by default female. उस concept में मैं आऊंगा बाद में. But simple सा concept है, simple सा logic है, उसी को तो मैं parthenogenesis कह रहा हूँ, जो without fertilization develop हो जाता है. Process is parthenogenesis. Dr. Kulkarni. Yes. सर हाँ बोलिए। सर मुझे एक डाउट था सर, जो मुझे वो सेनेसेंस की कंसेप्ट नहीं समझ में आई सर। ठीक, मानसी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आपका बताता हूँ हर्षल। वेट, मानसी बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि पार्थिनो डोंट हैव फादर बट हैव ग्रैंडफादर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्वीन है उनके फादर, मतलब उनको ग्रैंडफादर नहीं है लेकिन फादर है। इसको ग्रैंडफादर क्यों नहीं है? अरे क्या ही उलझे पड़े हो तुम लोग यार, तो बता के ही गलती कर ली मैंने। तो छोटा सा कंसेप्ट मैंने बताया कि बच्चों को ट्रिकी वे में समझ में आ जाए चीजें। मानसी, इसके क्वीन में क्या नहीं है बताओ मानसी? क्वीन की मदर है? सर क्वीन, हाँ सर, मदर भी है फादर भी, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं है ना। क्वीन के ग्रैंडफादर नहीं है? तो सर मैं पूछ रही हूँ आप। अरे क्यों नहीं है बेटा, क्वीन के केस में कोई इशू ही नहीं है ना, सिंपल है। क्वीन के केस में एन मेल एन फीमेल दोनों मिलकर बना दिए 2n, ये बन गई फीमेल, ये क्वीन होगी या वर्कर होगी, इसके मदर भी है फादर भी है, दोनों है। परफेक्ट। अब इसके केस में आप पूछोगे कि ये n कहां से बना है, तो ये n फीमेल गैमेट से बना है, इसलिए आप कह रहे हो कि इसके ग्रैंडफादर नहीं, इज इट? यस सर।
क्योंकि ये फीमेल बनी है, ये फीमेल से डेवलप हुई इसलिए ग्रैंडफादर नहीं है। इज इट? यस सर। ठीक है, यही कंसेप्ट निकाला। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मानसी मैडम, क्लियर? यस सर क्लियर। अब ये भी हो सकता है ना कि ये जो एन गैमीट बना है, ये जो एन गैमीट बना है वो माइटोटिकली मेल से ही बना हो। मानसी, यस सर। ये जो एन गैमीट बना है ये भी तो हो सकता है ना कि माइटोटिकली एन से ही बना हो, तो उसके तो ग्रैंडफादर भी हो गए। यस सर समझा? अभी क्लियर। हाँ सर। एनी मोर डाउट टू एनीवन? आयुष, प्रिया, अथर? नो सर। Krishna, what is No, your sir. question on editing? Krishna, what is your question? Don't waste the time in chat box. बोलिए। सर 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 जो वो क्वीन है उसका सर ग्रैंडफादर वो ड्रोन है ना, मतलब इस क्वीन का क्या ग्रैंडफादर? नो सर, यहाँ पे इस साइड में जो फीमेल बनी ना सर, हाँ, इसका ग्रैंडफादर जो ऊपर का वो ड्रोन वही है ना ग्रैंडफादर? इसका ग्रैंडफादर ना? हाँ तो ये है तो सही। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा, वही है ना? हाँ, यस यस, ये ड्रोन है ना। परफेक्ट। यस सर। हर्षल, आपका क्वेश्चन था सेनेसेंस। सेनेसेंस बेटा ये एक प्रोसेस है एजिंग। इस एजिंग की प्रोसेस की वजह से जो स्टेज आती है, जहां पर एडल्ट के बाद की स्टेज है, जिसे अपन बुढ़ापा कहते हैं, जहां पर अपन लीव्स शेड होने लगती हैं, जहां पर न्यूट्रिशन कम होने लगता है, दैट इज व्हाट सेनेसेंस। हर्षल, यस सर अभी क्लियर हो गया। माय गॉड, बढ़े आगे। यस सर। मैं इमेज शेयर कर देता हूं आपको। सर हाँ बोलिए। सर एक बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन वापस बता दीजिए ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे व्हेन सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व। ओके, सर हाँ बोलिए। बोलिए। ये जो माइटोटिकली डिवाइड हुए वो तो गैमीट है ना? कौन बोला? संस्कृति। क्या हो गया संस्कृति, बोलो। सर ये ड्रोन से जो माइटोटिकली डिवाइड हुआ है वो गैमीट है ना? हाँ, तो उसके ग्रैंडमदर कैसे हो गए? हाँ, वही मैंने कंसेप्ट बता दिया छोटा सा। चलिए, आई एम ट्राइंग अगेन। टू एन फीमेल एन फीमेल गैमेट पार्थिनोजेनेसिस एन मेल फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट एन मेल गैमेट एन मेल गैमेट एन मेल गैमेट एंड एन फीमेल गैमेट fertilize.
संस्कृति, अब सवाल पूछिए। ये सवाल सर पूछिए ये क्या? जो मेल गैमेट से, ये मेल हाँ। से जो माइटोसिस से ना जो 2 गैमेट बने थे, तो क्वीन के दादाजी कैसे हो गए? मैंने कहा नहीं हो गए दादाजी? ना? अरे ये है ना बेटा ग्रैंडफादर। अब उसको ये भी ठीक है, उसको ग्रैंडफादर क्यों कह रहे हो? वो तो फादर हुए, यही है ना? हाँ, वो तो फादर है ना। बराबर। मतलब जो कृष्णा ने अभी कहा कि वो ड्रोन जो उसका ग्रैंडफादर हुआ, ये तो स्टेज है उसकी गैमीट की, ठीक है। ये फीमेल जो बनी क्वीन, इस गैमेट से बनी, ये गैमेट बनाने वाले ये फादर थे, तो ये हो गए इसके फादर और ये हो गई इसकी मदर। परफेक्ट, परफेक्ट। यस। और कोई समस्या? एनी मोर डाउट, एनी मोर क्वेश्चन? मतलब मैंने जो कंसेप्ट बताया उसको छोड़ के दुनिया ने सारे कंसेप्ट देख लिए कि वो उसके ग्रैंडफादर फादर क्यों नहीं। कृष्णा पूछ रहे हैं सर हर फीमेल क्वीन क्यों नहीं होती, हर फीमेल क्वीन क्यों नहीं होती? क्योंकि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं होता कृष्णा। एक बी हाइव्स में अंडे देते समय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से एक एग में यदि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो गया तो बाकी सारे एग में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन बंद हो जाता है। ये उनका एक फिनोमेना, बिहेवियरल पैटर्न है उनका, इथोलॉजिकल कंसेप्ट है कि जितने भी अंडे दिए गए हैं कृष्णा भाई, उस अंडों में एक में यदि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन हो गया तो बाकी सब में सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं होता, इनहिबिट हो जाता। कृष्णा, अंडरस्टूड? यस सर। Any more doubt? Any more question? I hope there is no more question left. Done? Good to go ahead? So ये सारे concept terms मैंने आपको बताए। अब मैं आपको चार्ट बनवा दे रहा हूँ असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंपल कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की थी बच्चों कि जो हनी बीज होती है जिसके बारे में पूछा जाता है, आपने पूरे कंसेप्ट को सब इधर उधर स्ट्रेच करके बेसिक कंसेप्ट को कहीं और ही पहुंचा दिया। बेसिक कंसेप्ट था कि जो ड्रोन्स होते हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है, जिसके लिए मैंने कहानी शुरू की थी, उस स्पेशल केस के केस में फादर होते हैं बट ग्रैंडफादर, सॉरी फादर नहीं होते, ग्रैंडफादर होते हैं। इतना सा कंसेप्ट था उसका बस। एनीवेज, इन सब में बेसिक चीज जो रह जाएगी, स्पेशल केस ही भूल जाओगे, बाकी तुम्हें सारे दादा दादी नाना नानी याद आ जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एनीवे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्यों ही बता दिया मैंने अपूर्वा मैडम, क्यों ही कंसेप्ट बता दिया मैंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परफेक्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में sex cells are either not involved or if involved then no fused, not fused. No gamete formation. Therefore, no meiosis. डॉक्टर खेलकर आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछ लो। डॉक्टर खेलकर। सर वो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कहते हैं कि मियोसिस या माइटोसिस के बिना रिप्रोड्यूस हो जाता है, तो मुझे लगा कि प्लांट्स के केस में पैरासेक्सुअल पार्थेनोजेनेसिस होगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। पैरासेक्सुअलिटी ऐसा होता है कि कोई सेक्स कंटेंट होता है
वो सेक्स कंटेंट किसी ना किसी मीडियम या मोड के थ्रू एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, दैट इज पैरासेक्सुअलिटी। होता कंटेंट सेक्सुअल कंटेंट ही इधर से उधर है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, वो फर्टिलिटी प्रोटीन होता है, वो वही एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, यूजुअली यूनिसेल्युलर में होता है, बराबर। यहाँ पर गैमिक सेल या सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, बट वो ट्रांसफर होती है बाय एनी मींस और बाय एनी मोड। दिस इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी बाय कॉन्जुगेशन। ओके सर मतलब वो पैरामीशियम वाला कप्पा पार्टिकल वाला क्या? यस यस। ठीक है सर। As apomixis. Genetically similar organisms produced. यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पैटर्न में हो सकता है। फर्स्ट will be agamospermy. Agamospermy. The another one is vegetative propagation. The another one is spore formation. Agamospermy. No meiosis, no fusion, no fertilization. No meiosis, no fusion, no fertilization. Vegetative propagation, new plants produced by vegetative parts like root, shoot, leaves, not flower. और एनिमल में भी होता है तो बडिंग लाइक दिस, हाइड्रा जैसे करता है, बडिंग कर लेता है, फ्यूजन कर लेता है, लीवा एटसेट्रा। स्पोर फॉर्मेशन to tolerate stressful condition. जितने ये मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों, उससे ज्यादा उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। परफेक्ट। वेजिटेटिव में पूछा जाएगा आपसे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के केस में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो रूट के थ्रू करें, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं थ्रू रूट्स। एग्जाम्पल या आपको लिख दो, रूट्स, अंडरग्राउंड शूट, अंडरग्राउंड शूट, लीव्स, सबके एग्जाम्पल्स आपको लिख दो, किस किस इसमें होता है ना। रूट के थ्रू एनी एग्जाम्पल यू नो इन विच Sweet potato. रूट्स, Sweet potato. स्वीट पोटैटो, अंडरग्राउंड शूट, अंडरग्राउंड शूट, अरे बल्ब होते हैं, अनियन होता है, जो लीफी शूट होता है, लीव्स, ब्रायोफाइलम। आर्टिफिशियल करने जाएं तो 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
आर्टिफिशियली करने जाए तो आप कटिंग कर सकते हैं, आप लेयरिंग कर सकते हैं, आप कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कटिंग के केस में आप पूछेंगे तो यूनिपेरेंटल है, सो क्लोन बनेगा यूनिपेरेंटल। लेयरिंग के केस में भी यूनिपेरेंटल है, बट आप दो टाइप के लेयरिंग कर सकते हैं। यदि आपने एयर लेयरिंग की है, गुटी की है, GWTW गुटी की है, तो दो प्लांट आप मिला सकते हैं। और ग्राफ्टिंग आपने की है तो ग्राफ्टिंग दो टाइप की, दो बाई पेरेंटल हो सकती है, बाई पेरेंटल तो नहीं कहना चाहिए मैंने, स्टॉक मदर प्लांट और सियॉन अपरूटेड पार्ट, अपरूटेड प्लांट। समझाता हूं इसको भी। देखिए ये सब तो आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। इसके केस में समझा लेते हैं कटिंग के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ कटिंग एक बढ़िया सा कहीं रोज प्लांट लगा हुआ है, आई थॉट कि इसे मैं अपने घर पर भी लगाऊं। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट टू दैट फेलो कि आपके यहाँ जो ये रोज प्लांट लगा हुआ है, इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच मुझे कट करके दे दीजिए। वो मुझे कट करके देते हैं, मैं अपने घर में लाता हूँ उसको, एज इट इज स्लैंट पोजीशन में काट के मैं अंदर गड़ा देता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ कि उसमें नई लीफी बर्ड आने लगी, उसने अपना रूट्स बना लिया और उसने अपनी ग्रिपिंग कर लिए। नाउ इट डेवलप्स एज ए न्यू प्लांट। सिंस मैंने वो शूट से किया, मैंने एक कट करके लाया था, स्टेम कटिंग मैंने किया था, उसे मैंने कह दिया कटिंग, उसमें वही पेरेंट है, वो क्लोन बनेगा उसका। लेयरिंग के केस में क्या होता है, दो प्लांट्स हैं, दो प्लांट्स को मुझे यदि मर्ज करने का है तो मैं इसको जाइलम फ्लोएम तक और इसको इसके जाइलम फ्लोएम तक कट करके दोनों को टाई करके इधर पे नॉट कर देता हूँ, और यहाँ पर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन सॉइल फुल ऑफ न्यूट्रिशन वो रैप कर देता हूँ, जैसे बैंडेज लगा। दैट इज लेयरिंग। लेकिन हवा में यदि मैं करता हूँ तो दैट इज एयर लेयरिंग, दैट इज एयर लेयरिंग। दो तीन टाइप के लेयरिंग हो सकती है। लेयरिंग के केस में एक ये प्लांट था, इसकी एक ट्विग, ये जमीन वाला प्लांट है, रूट्स वाला प्लांट। परफेक्ट। इसकी एक ब्रांच को मैंने नीचे लाया, फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर निकाला, फिर नीचे लाया, फिर ऊपर निकाला, इस सॉइल में से अंदर बार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ लीव्स डेवलप होने लगी, उसको कट कर दिया। यहाँ लीव्स डेवलप होने लगी, इसको कट कर दिया। यहाँ लीव्स डेवलप होने लगी, यहाँ लीव्स डेवलप होने लगी। तो एक ही प्लांट से मैंने, एक ट्विग से बहुत सारे प्लांट मैंने रेडी करे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लेयरिंग। बट दिस इज सर्पेंटाइन लेयरिंग। क्रीपिंग मोड में जा रहा है तो सर्पेंटाइन लेयरिंग। सिंपल एक किया होता तो सिंपल लेयरिंग। एयर में कर देता, दो प्लांट को एयर में मैं मिला देता तो दैट इज एयर लेयरिंग, गुटी। परफेक्ट। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन सबके लिए कंसेप्ट कैसा अलग अलग है कि यदि आप गुटी कर रहे हैं, एयर लेयरिंग कर रहे हैं, आप एयर लेयरिंग यदि कर रहे हैं, क्लास कितने बजे तक थी बच्चों की? तो 11 o'clock। यदि आप एयर लेयरिंग कर रहे हैं तो वो ट्विग जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। परफेक्ट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब रहा सवाल ग्राफ्टिंग का। तो ग्राफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, दो प्लांट होते हैं, एक जो स्टॉक प्लांट होता है, एक जो स्टॉक प्लांट है, इस स्टॉक प्लांट में क्या किया मैंने, थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में कट कर दिया लाइक दिस, और इसमें एक ट्विग डाल जो दूसरे प्लांट की, जो कि अपरूटेड है, इसमें फिट कर दिया। परफेक्ट। तो ये कहलाई ग्राफ्टिंग। बट जो मदर प्लांट है जिसे अप्रूट नहीं किया गया, जो रूटेड है, दैट इज स्टॉक, एंड विच इज अपरूटेड, कहीं से काट के लाया गया था, दैट इज सियॉन। उसे अपरूटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको जड़ों से काट दिया गया। इसका ये मतलब नहीं कि जड़ से काट दिया, मतलब कोई एक प्लांट था, उस एक प्लांट को कुछ इस तरह से प्लांट था। परफेक्ट। तो इसको पूरा उखाड़ा नहीं गया, लेकिन इतना पार्ट यदि आपने कट कर दिया इसका, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अपरूटेड। सो सियॉन इज अपरूटेड पार्ट एंड स्टॉक इज रूटेड पार्ट। परफेक्ट। इस पर सवाल आते हैं, अजीब अजीब से सवाल आते हैं कि यदि आपने सियॉन
उस स्टॉक में डाला है तो फ्लावर किसके जैसे होंगे, स्टॉक के सियोन की तरह। यदि आपने अजीब कुछ क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे मुझे, लॉजिकली कैसे क्वेश्चंस उसमें आए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपको। उसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, जेनेटिक कैरेक्टर्स अपने को ये स्टॉक के कंसीडर कर रहे हैं। परफेक्ट। देखिए कोई डाउट हो उसमें तो। राइट। सर हाँ बोलिए। सर गैमीट्स और स्पोर में क्या डिफरेंस है? गैमेट्स और स्पोर में क्या डिफरेंस है? मैडम गैमेट्स, सारे गैमेट्स स्पोर नहीं हो सकते ना। स्पोर जो है, गैमेट यदि अपने चारों तरफ कवरिंग बना ले, एनसिसमेंट कर ले, या रिजिड स्ट्रक्चर बना ले टू टॉलरेट द स्ट्रेसफुल कंडीशन, दैट इज, इट इज नथिंग अदर देन स्पोर। ओके। हाँ। स्पोर कभी लेंदी या लॉन्ग नहीं होता, गैमेट किसी भी शेप का हो सकता है। स्पोर यूजुअली भी कंसीडर कि उसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं which are reproductive bodies, parentic bodies, so called as spore. Okay. यस सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, अपन जब घर पे ग्राफ्टिंग करते लाइक दो मतलब रोज प्लांट्स के साथ एक रेड और सपोज एक येलो लिया तो ऑरेंज रोज फ्लावर प्रोड्यूस होता है, तो सर वो मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बोलेंगे, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सिमिलर इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तो ग्राफ्टिंग को कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? किसने डाला इसको? वेजिटेटिव, इज इट? हाँ सर, ग्राफ्टिंग मतलब हाँ वेजिटेटिव में डाला ना मैंने इसे। हाँ, बट कलर तो डिफरेंट आता है, तो फिर वो पेरेंट से सिमिलर नहीं रहेगा ना। इसलिए तो लिखा ना मैंने, ये कैसा है, ये क्या लिखा मैंने, यूनिपेरेंटल। और ये क्या लिखना है अपने को। समझा सर। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए तो दो कैरेक्टर बेटा आएंगे ना। ओके। हाँ सर, समझा। सर सर ये स्टॉक के नीचे जो आपने सियोन लिखा है उसके आगे क्या लिखा है आपने? सियोन के आगे नहीं नहीं, यहाँ पे ग्राफ्टिंग के नीचे जो आपने स्टॉक और एक और वर्ड लिखा है ना उसके नीचे। SCION लिखा ना बेटा। हाँ हाँ, तो वो सियोन के आगे आपने क्या लिखा है? अच्छा, अपरूटेड प्लांट। अपरूटेड लिखा है बेटा। सर हाँ सर रोज प्लांट जल्दी नहीं लगता, तो फिर कई बार ऐसे करते हैं ना कि पोटैटो के अंदर उसकी जो स्टिक रहती है वो डाल दे, तो फिर वो ग्राफ्टिंग हुई क्या? नहीं 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 बेटा, वो तो न्यूट्रिशन के लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पोटैटो जो है वो न्यूट्रिशन भरपूर है ना, उसके पास स्टोरेज है ना, स्टार्च। सलोनी, तो तुरंत उसे नए एकदम से सॉइल से लेने का जरूरत है हाँ ना, सर। क्योंकि पोटैटो दे रहा है उसको न्यूट्रिशन, तो उसको सर्वाइवल का मौका मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड विद पोटैटो। ठीक है। सर बाई पेरेंटल में सेंगेमी भी होती है, conjugation। सिंगेमी यदि हो, वो लेयरिंग के पीछे। आप बोलिए। गुटी, सर वो लेयरिंग के नीचे। गुटी गुटी, GOOTE, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मैं वही कहता हूँ बच्चों को। मतलब आई एम फॉर श्योर कि आप लोगों ने मेरे कल बोलने के बाद भी नहीं पढ़ा। ये सब पढ़ा होता तो सारे वर्ड्स आपको वहां मिल गए होते। बट एवरीवन इज लीज बॉदर, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सारे वर्ड्स नए थोड़ी लगने चाहिए, ये सब तो सवाल आपकी तरफ से आ जाने चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये पढ़ के रखें। एनीवेज,
ये सब मानसी मैडम कैसा होता है, एक बार, मानसी सुन रही है रिपीटर बैच? ये बेटा एक बार सब पढ़ा होता है ना, तो एक वर्ड भी कहीं मिलता है तो समझ में आ जाता है कि कौन सा रूटेड है, कौन सा अपरूटेड है, स्टॉक क्या होता है, सियॉन क्या होता है, मतलब ये अंडरस्टूड चलता रहता है। व्हाट आई फील पर्सनली कि यदि एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो सारी चीजें जो है हमें क्लिक करने लगती हैं फटाफट फटाफट। सो मैं फिर से सबको सजेस्ट कर रहा हूं कि बिफोर लेक्चर प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक्स व्हाटएवर यू हैव, इवन इन स्टेट बोर्ड रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मतलब फार बेटर देन एनसीईआरटी। ऐसा भी है तो वो स्टेट बोर्ड की बुक से भी पढ़िए आप। Based on source of gamete or based on structure of gamete. सोर्स ऑफ गैमेट की बात करते तो या तो एंडोगैमी या तो एक्सोगैमी। कृष्णा कह रहे हैं बोर्ड इज नॉट क्लियर। नेटवर्क मेरे पार्ट पे तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, क्या समस्या है आपके पार्ट पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वेट करो शायद दिख जाए, अदरवाइज आई विल शेयर द इमेज। hermaphrodite, unisexual or bisexual or monoecious plant. Monoecious. एक्सोगैमी की जहां तक बात है, क्रॉस इसी को कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको अपन कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और इसको मैं कह देता हूँ डायोशियस, और मैं इसको कह देता हूँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। These are structure of gamete, either isogamous, either oogamous, either anisogamous, or hologamous. Isogamous, oogamous, anisogamous, hologamous. रिपीटर बैच, चारों का मतलब आपसे एक्सपेक्टेड होगा, 30 से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा अभी, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड होगा। एनीवन रिपीटर बैच? सर हाय योगेश बोलो। आइसोगेमी मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स, एनाइसोगेमी मतलब डिसिमिलर गैमेट्स, और ऊगेमी में फीमेल नॉन मोटाइल, मेल मोटाइल, और होलोगेमी में जो गैमेट की तरह एक्ट करते हैं। परफेक्ट सरदार, वेरी नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया। आइसोगैमस मतलब बच्चों सेम स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमेट सेम स्ट्रक्चर, गलती से लिख लेंगे आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम, दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट दोनों कैसे होते हैं, सेम स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी सेम होती है। एनाइसोगैमस में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। ऊगैमस में ओवा बड़ा और नॉन मोटाइल होता है और मेल छोटा और मोटाइल होता है। और होलोगैमस में यदि इंडिविजुअल खुद ही गैमेट की तरह काम करने लगे, लाइक इन पार्थिनो, यदि वो इंडिविजुअल जो हैप्लॉइड है वो खुद ही गैमेट की तरह काम करने लगे, तो दैट इज व्हाट होलोगैमी। Conjugation, temporary union of two different strains, जिसमें एक मेल कंसीडर हो रहा है, फीमेल कंसीडर हो रहा है,
उसको मेल और फीमेल नहीं कहते, फर्टिलिटी फैक्टर जिसके पास होगा एक वो उसे कहते हैं HFR प्लस और एक होता है HFR माइनस। हाई फर्टिलिटी स्ट्रेन जिसके पास होता है वो HFR प्लस और एक होता है HFR माइनस। हाई फर्टिलिटी या हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लो रिकॉम्बिनेशन, HFR प्लस और HFR माइनस। कुछ भी नहीं बता पाया दोस्तों आज तो, बहुत लंबा समय आप लोगों ने खींचा, कुछ भी बहुत एक्सप्लेन नहीं हो पाया। कंसेप्चुअली एक ही बात मैं बतानी चाहा, उसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा समय ले लिए, बट एनीवेज अभी आप उससे पूछेंगे आज के इसमें कुछ नीट में सवाल आने वाला है क्या, तो केवल हनीबीज के केस में कुछ आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इनके एग्जाम्पल्स पे कुछ आ जाए तो बस, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए फर्स्ट 3 पेजेस पर पैरट और क्रो, एलिफेंट, इन सब की एज लाइफ स्पैन पूछा गया है। पहला तो वो सवाल बनता है किसका कितना लाइफ स्पैन हो सकता है, बड़ा चिल्लर सा सवाल है लेकिन उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा ये हो सकता है कि किससे डिसाइड होगा उसका लाइफ स्पैन। तीसरा ये हो सकता है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द बुल प्रोसेस। जितने भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इन सारी प्रोसेसेस के एग्जांपल्स क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं। बस 3 ही सवाल आज काम के हुए। आई एक्सपेक्ट कि आप इसे थोड़ा सा रीड करके रखा करें, क्योंकि अभी तो कंसेप्चुअली कुछ बहुत ज्यादा शुरू ही नहीं हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि एनसीईआरटी रीड नहीं करोगे तो मेरे लिए मुश्किल होगा दोस्तों आपको समझना पाना, राइट? ओके, रिपीटर बैच, एनी डाउट? सर हाँ सर, एक्सोगैमी में रैबिट को ले सकते हैं ना अपन? क्यों ले सकते हैं भाई, या क्यों नहीं ले सकते, मतलब क्यों आपने पूछा ऐसा? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था एक्सोगैमी के अंदर रैबिट। अरे भाई जितने भी यूनिसेक्सुअल हैं सरदार, उसको ले सकते हैं ना, लेना ही चाहिए ना एक्सोगैमी में। ओके सर। So I hope there is no doubt in today's session. Bit disappointed with the, not only with the questions, but disappointed with the planning से जितना हम लोगों का आज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। But anyways, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बच्चों रीड करके रखें, है ना? चैप्टर शुरू होने के पहले ही टेम्परामेंट डाउन हो गया। नो प्रॉब्लम, आई एक्सपेक्ट कि अगले इसमें मैं भी थोड़ा सा उस पॉजिटिव मोड से आऊं और आप बहुत सारी चीजें पढ़ के रखें। आपके क्वेश्चन का एक क्लास मुझे देखना चाहिए, है ना? एनीवेज, रिपीटर बैच हो सकता है थोड़ा सा स्पीड आज स्लो रहा हो अपना, नो प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर सम एनसीईआरटी पेजेस, जिसमें अगेन मोनोशियस, डायोशियस, कृष्णा क्या पूछा आपने? पैरट का लाइफ स्पैन 140 इयर्स दिया है। हाँ होता है ना, 140। हाँ भाई 140, 140। ओके सर। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कीजिएगा और अगला थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। मोनोशियस, डायोशियस, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियन, थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा सो दैट मैं ज्यादा बेटर तरीके से उसको फटाफट डील करूं, राइट? चलिए, better to close the session.